हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेंडर डिवीज़न। तो सोसाइटी में जो जेंडर डिवीज़न है, मतलब कि जो कुछ काम है वो सिर्फ लड़के कर सकते हैं और कुछ काम है जो सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है, वो कोई एक नेचुरल चीज़ नहीं है। मतलब पहले से ऐसा नहीं है, ना ही एक बायोलॉजिकली है। ये एक स्टीरियोटाइप बन चुका है सोसाइटी में कि हाँ, जो घर के बाहर के काम होंगे वो सारे काम मेन करेंगे और घर के अंदर जो काम होंगे वो सारे कौन करेगा? वुमेन्स करेगी, ठीक है? तो इसे ही हम कहते हैं सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, जो कि बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इनका कहना है कि जो इस बात पे बिलीफ रखते हैं कि जो घर के अंदर है जो सारे काम औरतें करेगी और जो घर के बाहर है सारे काम वो सारे काम लड़के करेंगे, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि वुमेन भी कहीं न कहीं इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, इवन पायलट है। हर काम, घर के बाहर के काम भी कर सकती है और मेन जो है वो घर के अंदर के भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे मेन हैं जो शेफ़ बनते हैं, बहुत अच्छे शेफ़ होते हैं, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में मेन ही शेफ़ हुआ करते हैं, ठीक है? तो अगर घर के काम में अगर पेमेंट किया जाए, अगर पेड वर्क हो तो मेन भी करना चाहेंगे, ठीक है ना? लेकिन वुमेन घर के बाहर काम करती है, उसका वैल्यू कम है एज़ कम्पेयर टू मेन। मतलब मेन काम करते हैं, उसमें वेजेस भी ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो शुरू-शुरू में क्या था, पॉलिटिक्स में और पब्लिक अफ़ेयर में, मतलब पॉलिटिक्स में या फिर पॉलिटिकल बॉडी ऑर्गनाइज़ेशन में वुमेन्स का रोल बहुत कम हुआ करता था या कि नहीं ही हुआ करता था। पहले वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता था, ओके? ना ही उन्हें राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन का राइट था कि वो इलेक्शन पे खड़ी हो सकती। इसीलिए वुमेन बहुत सारे मूवमेंट चलाई, जैसे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट मतलब वो अपने मतलब कि वुमेन ये सारी मूवमेंट चलाई कि उनको भी मेन की तरह इक्वल ट्रीट किया जाए। तो बहुत सारी वुमेन्स आई जो बदलाव चाहती थी कि जो हमारा जो अभी सिचुएशन है, जो हमारा स्टेटस है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। तो वो डिमांड उठाई कि हमें इक्वालिटी दो, हम भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों काम कर सकते हैं, हमें एजुकेशन लेने का पूरा हक है, मतलब राइट टू एजुकेशन दो, हमें करियर बनाने का पूरा हक है कि हम भी करियर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही करियर बना सकते हैं। तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की वजह से जब फीमेल बाहर आई और मूवमेंट की, उसकी वजह से क्या हुआ कि वुमेन्स का लाइफ बहुत हद तक चेंज हो गया। आज देखिए बहुत सारी वुमेन है, वो कोई साइंटिस्ट बनती है, तो कोई टीचर बनती है, तो कोई इंजीनियर बनती है, तो कोई लॉयर बनती है, तो कोई मैनेजर बनती है, कोई पायलट बनती है, कोई एयर होस्टेस बनती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेशन हैं जो सिर्फ़ जो मेन भी कर सकते हैं और वुमेन भी कर सकती है। तो उनमें कोई इनइक्वालिटी एग्ज़िस्ट करता ही नहीं है, ठीक है? लेकिन पहले के लोग सोचते थे कि जो बाहर के काम है, मतलब जो आउटसाइड के घर के आउटसाइड में जो काम है, वो वुमेन में सूट नहीं करता है, ठीक है? जो पॉलिटिक्स में जो कंटेस्ट इलेक्शन, ये सारे काम औरत नहीं कर सकती, ऐसे पहले के लोग सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब घर के बाहर भी बहुत सारे काम करती है, जैसे कि अभी हमारी प्रेसिडेंट कौन है? अभी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी मैम, वो हमारी प्रेसिडेंट है। तो अभी देख सकते हैं कि आज वो प्रेसिडेंट है, लेकिन एक टाइम पे औरत को कभी घर से निकलने भी नहीं मिलता था, उनको एजुकेशन नहीं मिलता था, वो सिर्फ़ घर के काम करती थी। तो इवन हमारे कंट्री में भी अभी भी कहीं न कहीं बहुत पीछे है, क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडी बॉडी में अभी भी 10% से नीचे ही फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इंडिया में भी पैट्रियार्कल सोसाइटी चल रहा है, मतलब पुरुष प्रधान देश, ठीक है? मतलब कि इंडिया में कहीं न कहीं अभी भी पुरुष की बात ज़्यादा माना जाता है। जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, जो मेल है, उनको ज़्यादा फ़िगर आउट किया जाता है, उनका ज़्यादा डोमिनेशन है, आज भी कहीं न कहीं। पर ये हद तक बहुत कम हो चुका है। अभी जो फीमेल है, जो वुमेन है, वो भी घर के बाहर आ रही है और बहुत हद तक काम कर रही है, अपने एम को, अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर रही है, ओके? तो वुमेन्स को आज भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है और डिसएडवांटेजेस को फेस करना पड़ता है, जैसे कि लिटरेसी रेट, जॉब में वैल्यू कम, इक्वल वेजेस नहीं मिलता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कम है और डोमेस्टिक वायलेंस होता है उनके साथ। तो अभी इंडिया में 54% लिटरेसी रेट है वुमेन्स का, जहाँ की मेन का 76% है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़कों को मतलब अगर किसी पेरेंट्स के एक बेटा और एक बेटी है, उसके पास एक ही को पढ़ाने के लिए पैसा है, तो उसके पास इकोनॉमी उनका ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो वो अपने बेटा को ही प्रेफ़र करेगी एजुकेशन दिलवाने में। जॉब में वैल्यू भी कम है लड़की का, मतलब कि ये जो अगर 1 घंटे में, मतलब अगर 1 आवर ज़्यादा भी काम कर रही है फीमेल, उसको उतना ही पैसा दिया जा रहा है जितना कि जो मेल है वो कम कर रहे हैं, ठीक है? उनको उनको वेजेस बहुत कम दिया जा रहा है। 1976 में इक्वल वेजेस एक्ट आया है।
इसके तहत क्या किया गया कि मेन और वुमेन को दोनों को इक्वल वेजेस दिया जाए, सैलरी दिया जाए, पर फिर भी अभी भी उनको कम दिया जाता है, उनकी वैल्यू उतना नहीं होता जितना मेन का होता है। और हमारे इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो भी फीमेल का बहुत कम है, मतलब कि 9 to 7 था पर थाउजेंड ऑफ मेल में, 9 to 7 ही था बस फीमेल, लेकिन अभी कम होके हो गया 800 पर थाउजेंड ऑफ मेल में। तो देख सकते हैं कि अब 800 वुमेन है और पर थाउजेंड मेन, 200 ज़्यादा में चल रहे हैं लड़के। तो कहीं न कहीं जो मेन है उनका पोजीशन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो फीमेल जो चाइल्ड होती है, जो गर्ल चाइल्ड होती है, उसको या तो उसके बर्थ से पहले ही मार दिया जाता है, उसको अगर जानकर कि हाँ, ये लड़की है। अभी भी सोसाइटी में वो कॉन्सेप्ट है कि हाँ, लड़कियाँ अगर लड़की होगी तो डावरी देना पड़ेगा, ये कंसेप्ट अभी भी सोसाइटी में चल रहा है। या फिर उसके बर्थ के बाद उसे मार दिया जाता है, या फिर जो उसके घर में डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, उसके साथ हैरेसमेंट किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, उसको धमकाया जाता है। अभी भी वुमेन कहीं न कहीं सेफ़ नहीं है अपने घर में भी। तो वुमेन्स के साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं जो कि आज तक हो रहे हैं, पर अभी कहीं न हद तक बहुत कम है, क्योंकि वुमेन अपने लिए आवाज़ उठाने सीख चुकी है अब। और वुमेन्स का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो अभी भी कम है, 10% से भी कम लेजिस्लेचर में। अभी कितना है, 8.3% है लोकसभा में, और स्टेट के लेजिस्लेचर में सिर्फ 5% है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। तो 1992 में रिजर्व सीट किया गया वुमेन्स के लिए, 1/3 मतलब 33% सीट को रिजर्व किया गया वुमेन के लिए। किसमें? लोकल बॉडी में, पंचायती राज में और म्यूनिसिपैलिटी में, कि जो वुमेन है वो कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। उसके बाद इसके वजह से क्या हुआ, जो ये रिजर्वेशन किया गया वुमेन के लिए, 1/3 इसके रिजर्वेशन की वजह से 10 लाख वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, कहाँ? इंडिया में। उसके बाद जो वुमेन्स है वो चाहती है कि लोकसभा में भी हमारा रिजर्वेशन हो, और स्टेट असेंबली में भी हमारा रिजर्वेशन हो 1/3, ठीक है ना? मतलब कि 33%। पर ये बिल पेंडिंग में था, जो कि कब कंप्लीट हुआ? सितंबर 2023 में जाके ये बिल पास हुआ। मतलब कि लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी वुमेन्स को पार्टिसिपेशन दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है? उसके बाद तो आप देख सकते हैं कि वुमेन का पोजीशन कहीं न कहीं, उनका पोजीशन बहुत कम है, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल नहीं भी था एक टाइम पे, पर अभी ठीक है। तो सोशल डिवीज़न होने के कारण, मतलब कि सोशल डिवीज़न है कि ये मेन है और ये फीमेल वुमेन है, ठीक है? तो सोशल डिवीज़न नहीं होता तो इनको एडवांटेज नहीं मिलता, ठीक है? तो सोशल डिवीज़न है, इस वजह से कहीं न कहीं जो उनके साथ जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको बेनिफिट भी होता है। जैसे कि अगर आज वुमेन के साथ अगर डिसएडवांटेज नहीं होता तो उन्हें ये रिज़र्वेशन नहीं मिलता 33% का। तो जैसे कि दलित से अभी जो हमारे इंडिया में एसटी और एससी और दलित्स के लिए जो रिज़र्वेशन किया गया है, वो अगर उनको डिसएडवांटेज ग्रुप नहीं माना जाता तो उनके लिए बेनिफिट्स अभी नहीं होता, लेकिन उनको बेनिफिट हो रहा है अभी। तो कहीं न कहीं सोशल डिवीज़न की वजह से उनको बेनिफिट हो रहा है। नाउ रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो रिलीजन और कम्युनलिज्म क्या होता है? तो कम्युनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिससे कि जो लोग होते हैं वो रिलीजन के बेसिस में एक दूसरे पे अपना डोमिनेशन दिखाते हैं, मतलब एक तरह से कहें तो लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है? उसे कहते हैं कम्युनलिज्म। जैसे कि रिलीजियस डिफरेंस है सोसाइटी में, इसीलिए सोशल डिफरेंसेस है, मतलब कि एक सोसाइटी में मेजॉरिटी में हिंदू है, माइनॉरिटी में मुस्लिम्स है, तो वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर डोमिनेट करती है, ठीक है ना? आप अपने पर्सनल व्यू में नहीं लीजिएगा एग्जांपल्स को, मैं बस ऐसे दे रही हूँ क्योंकि इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में है, हिंदू रिलीजन, और मुस्लिम्स माइनॉरिटी में, ठीक है? पर ये यूनिवर्सल नहीं होता, हर जगह नहीं होता, ठीक है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो कभी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं होगा, पॉलिटिक्स से, ठीक है? पॉलिटिक्स क्या होता है देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसा आइडिया है जिससे कि जो हमारा कंट्री है या फिर हमारी जो सोसाइटी है वो गवर्न होती है, उससे वो चलती है, ठीक है? तो कम्युनल राइट्स होता है, जैसे कि रिलीजन के बेसिस पे लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो माइनॉरिटीज़ है, जो कम है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये इंडिया है और इसमें इतने पॉपुलेशन हिंदू है, इतने पॉपुलेशन मुस्लिम है। तो जो ज़्यादा पॉपुलेशन में है उसे हम मेजॉरिटी कहेंगे, जो कम पॉपुलेशन में है उसे हम माइनॉरिटी कहेंगे। तो कभी भी कुछ होता है या फिर कोई भी कम्युनल रिवॉल्ट हुआ या फिर राइट हुआ, रिवॉल्ट तो नहीं कह सकते, दंगे फसाद होते हैं तो माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का काम है कि जो माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, उनको वो प्रोटेक्ट करे। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैमिली लॉ बनाए जिसकी वजह से क्या हुआ कि वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेट होता है उसको उसको ख़त्म किया गया और वुमेन को इक्वालिटी दिया गया अपने फैमिली में।
उसके बाद क्या हुआ कि तो जो रिलेशन है रिलीजन और पॉलिटिक्स का, ये कभी गुड भी है और कभी बैड भी है। मतलब गवर्नमेंट का इंटरवीन कभी सही भी है और कभी गलत भी है। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, मतलब कि जैसे जैसे कि रिलीजन के बेसिस में कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, गवर्नमेंट उस पर इंटरवीन करके उसको ख़त्म कर रही है, उसमें लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, तो ये तो गवर्नमेंट अच्छा कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को सपोर्ट कर रही है दूसरे रिलीजन के खिलाफ, और दूसरे रिलीजन के खिलाफ भड़का रही है कि नहीं आपको, दूसरे रिलीजन के खिलाफ भड़का रही है कि नहीं चलो उसके साथ लड़ाई करते हैं, मेरे साथ मिल जाओ, तो ये तो गवर्नमेंट गलत करती है। तो गवर्नमेंट का काम है कि कोई रिलीजन का सपोर्ट नहीं करना है, उनको पूरा यूनिवर्सल बेसिस पे चलना है कि सारे रिलीजन को इक्वल मानकर। ना कम्युनलिज्म क्या होता है, अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो ये एक ऐसा आइडिया है, ठीक है। आईएसएम कोई भी वर्ड में आ जाता है तो वो एक आइडियोलॉजी बन जाता है। ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें कि लोगों का ऐसा सोच है, विश्वास है कि जो पावरफुल रिलीजन है, मतलब जो ज़्यादा पावरफुल मेजॉरिटी रिलीजन है, उनको जो स्मॉल ग्रुप ऑफ रिलीजन है उनको उन पे अपना डोमिनेशन दिखाना चाहिए। मतलब कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में ज़्यादा हिंदू है, तो अगर ये चाहेंगे तो इनका अगर ऐसा सोच होगा कि इन्हें अपना हिंदू ज़्यादा है तो हमें हिंदू नेशन बनाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। और दूसरे रिलीजन है जो माइनॉरिटी में है, जैसे सिख हो गए, हिंदू हो सॉरी सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, पंजाबी हो गए, तो ये सारे रिलीजन पे अपना, बंगाली हो गए, अपना डोमिनेशन चलाना है। तो इसे हम कहेंगे कम्युनलिज्म, मतलब कि जो मेजॉरिटी रिलीजन छोटे रिलीजन के ऊपर अपना डोमिनेशन चलाती है विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सपोर्ट में। तो कम्युनलिज्म में क्या होता है, एक रिलीजन अपने आप को सुपीरियर मानता है कि हाँ हम सुपीरियर हैं, हम सबसे हेड हैं। इससे क्या होता है, वो गवर्नमेंट का सपोर्ट लेकर दूसरे रिलीजन के ऊपर अपना पावर दिखाता है। ना कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो जब कोई भी इंसान या फिर कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी कम्युनिटी के लोग जब रिलीजन को, मतलब धर्म को अपना एक सबसे ऊपर रखते हैं, जो रिलीजन को सबसे ऊपर रखते हैं, उसे हम कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। मतलब कि धर्म के आधार पर सोसाइटी में लड़ाई या झगड़े होती है, ठीक है। मतलब कि इनका कहना है कि जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं वो एक साथ नहीं रह सकते एक कंट्री में, ठीक है। उसके बाद इनका कहना है कि जो सेम रिलीजन के होंगे वो हमेशा एक जैसा सोचते हैं, मतलब अगर एक कंट्री में सिर्फ मुस्लिम है तो वो एक जैसा सोचते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ज़रूरी नहीं है कि सबका सोच सेम है, सबका एस्पिरेशन सेम नहीं होता है, सबका मतलब फ्यूचर गोल सेम नहीं होता है, तो ये बिल्कुल एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म, कम्युनलिज्म होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि रिलीजियस प्रिजुडाइसिस होती है, स्टीरियोटाइप सुपीरियरिटी वन रिलीजन, मतलब एक रिलीजन अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझने लगता है, दूसरे रिलीजन को थ्रेट पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद एक रिलीजन अपने आप अपने पॉलिटिकल डोमिनेशन दिखाता है, मतलब एक कोई कंट्री में एक रिलीजन के लोग ज़्यादा है तो वो गवर्नमेंट को कहेगा कि नहीं आप हमारे बिहाफ में ही कोई लॉ बनाए। इससे क्या होता है कि जो माइनॉरिटी में जो छोटे कम लोग हैं, जो कम रिलीजन के लोग हैं, वो लोग का जो डिज़ायर है, उन लोगों का जो सपना है, ड्रीम है, वो हम कभी फुलफ़िल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये अपने सीक्रेट सिंबल को यूज़ करके वोट ले लेते हैं कि नहीं, अपने फ्लैग को दिखाकर या फिर कुछ भी अपना कास्ट के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में कहकर वोट ले लेते हैं, बिल्कुल गलत है। और कभी-कभी कम्युनलिज़्म की वजह से क्या होता है, लोगों को भड़काया जाता है और वायलेंस हो जाता है, सोसाइटी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सेक्युलर स्टेट। तो देखिए, समस्या है तो समाधान भी है। समस्या ये है कि कम्युनल पॉलिटिक्स होता है, मतलब पॉलिटिक्स में लड़ाई झगड़े होते हैं, दंगे फसाद होते हैं। इंडिया में तो हमेशा होता है रिलीजन के बेसिस में। तो इसका सॉल्यूशन है सेक्युलर स्टेट। हमें हम क्या किए, इंडिया में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए हैं कि हमारा कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन जैसे कि श्रीलंका में नेशनल लैंग्वेज है बुद्धिज़्म, ठीक है, बुद्धिस्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज भी है और रिलीजन भी है, ठीक है, बुद्धिज़्म। तो इंडिया में नहीं है, इंडिया में सारे रिलीजन को हम इक्वल मानते हैं, सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिए हैं हम आर्टिकल 25 से 28 तक कि सबको अपने अपने रिलीजन में फ्रीडम है। हम कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और कोई हमारा इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुइज़्म है वो एक नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर ये बिल्कुल गलत है। इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इंडिया में कोई भी रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि कोई एक रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हो, दूसरे रिलीजन को नहीं। सारे रिलीजन को गवर्नमेंट को इक्वल मानना पड़ेगा इंडिया में, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो माने तो।
उसके बाद इंडिया में ये है कि गवर्नमेंट को अलाउ करती है कि वो इंटरवीन करे और कोई भी चीज़ अगर गलत हो रही है रिलीजन के बेसिस पे तो उसको ठीक करे। जैसे कि अनटचेबिलिटी होता था इंडिया में, ठीक। जो दलित्स थे या फिर जो एसटी एससी थे उनके साथ बहुत बुरा होता था, तो इसको बैन करवाए कौन? गवर्नमेंट करवाया इंडिया में। तो आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब होता है कि सेक्युलर स्टेट ऐसा कंट्री हो जहाँ पे कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं हो, सारा रिलीजन को इक्वल माना जाए। तो इस आइडिया के तहत जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो नुकसान पहुंचाया जाता है, जो माइनॉरिटी रिलीजन होते हैं उनको हम कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। अभी भी इंडिया में सेक्युलर स्टेट है, पर फिर भी रिलीजन के बेसिस पे राइट्स तो होते ही है, पर फिर भी हम उसको कहीं हद तक कम कर सकते हैं। नाउ कास्ट एंड पॉलिटिक्स, तो कास्ट और पॉलिटिक्स कभी अलग नहीं होता, कास्ट पॉलिटिक्स मिला हुआ रहता है, दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। कास्ट का भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, एज वेल एज पॉलिटिक्स का भी, ठीक है। तो कास्ट इनइक्वालिटी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है हमारी इंडिया में स्पेशली। तो सोशल डिवीज़न है, मतलब तुम हिंदू हो, मुस्लिम है, वो सिख है, ये पंजाबी, बहुत सारा डिवीज़न है, ठीक है। तो सेम कास्ट के लोग शेयर करते हैं अपना ऑक्यूपेशन, एक दूसरे से शादी करते हैं, मतलब हिंदू हिंदू से शादी कर सकते हैं, मुस्लिम मुस्लिम से शादी कर सकते हैं, सेम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन दूसरे कास्ट के लोगों का खाना भी नहीं खाते, दूसरे कास्ट से लोग मतलब अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते हैं दूसरे कास्ट के लोगों को, ठीक है। तो कास्टिज़्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, कास्टिज़्म मतलब होता है कि हम कास्ट के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब कि मैं अगर मुस्लिम हूँ, वो अगर हिंदू है, तो मैं इससे डिस्क्रिमिनेशन दिखाती हूँ, तो मैं कास्टिज़्म कर रही हूँ, मतलब मैं डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ। तो जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, उस वक्त एसटी एससी मतलब जो नीचे जात के जो लोग होते थे, नीचे लेवल के जो कास्ट के जो लोग होते थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया जाता था। उनकी जो ऑक्यूपेशन होते थे वो बहुत हेरिडिटरी होता था। अगर कोई एसटी है, वो अगर लोहार है तो उसका बेटा भी लोहार बनेगा, उसका बेटा भी बहुत लोहार बनेगा, वो कभी राजा नहीं बन सकता। पहले ऐसा होता था, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। पहले क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन अब क्या है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता, राजा वही बनता है जो हकदार है, जो लायक है, जो काबिल है, ओके, जिसके अंदर उतना कैपेबिलिटी है। तो महात्मा गांधी जी ने, सावित्री बाई फुले जी ने, बी आर अम्बेडकर, पेरियार, राम स्वामी जी ने, ये जितने भी ये लोग कौन है, सोशल रिफॉर्मर्स है। ये चाहते थे कि जो इनइक्वालिटीज़ हो रहा है नहीं छोटे जात के लिए, उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। ये बहुत एफर्ट किए कास्ट सिस्टम को चेंज करने के लिए, और जैसे जैसे शहरीकरण हुआ, मतलब अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, एजुकेशन मतलब लिटरेसी रेट आया इंडिया में, वैसे वैसे क्या हुआ, कास्ट सिस्टम धीरे धीरे कम हो गया। और इंडिया में हम क्या किए, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अनटचेबिलिटी को बैंड कर दिए पूरी तरह से, और कोई भी अगर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा तो उसे हम सज़ा दे सकते हैं। तो पहले के लोग ऐसा सोचते थे कि जो छोटे लेवल के, जो छोटे कास्ट के जो लोग हैं, वो लोग एजुकेशन नहीं ले सकते, वो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, और इसी रीज़न की वजह से आज वो बहुत पीछे है। आपके मन में ये आ सकता है कि कोई लोग इतने अमीर और कोई लोग इतने गरीब क्यों? मतलब जो दलित लोग हैं, जो एसटी एससी लोग हैं, वो लोग इतने गरीब क्यों? उनको इतना रिज़र्वेशन क्यों दिया गया? क्योंकि उस वक़्त उनके साथ बहुत गंदा ट्रीट किया गया था। जिस वक़्त हम अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, उस वक़्त वो लड़ रहे थे कि हमें एंट्री दो, मंदिर में एंट्री दो, हमें भी इक्वल ट्रीटमेंट दो। तो आप समझ सकते हो कि क्यों रिज़र्वेशन दिया गया। आप कभी अपने माइंड में अच्छे से सोचिएगा। नाउ कास्ट इन पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है, और एक टॉपिक है पॉलिटिक्स इन कास्ट, दोनों अलग है, ठीक है। पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है और कास्ट में पॉलिटिक्स का क्या है, ये दोनों एक अलग क्वेश्चन बनकर आएगा आपके सामने। तो कम्युनलिज्म मैंने आपको समझाया है कि जो मेजॉरिटी में जो रिलीजन होते हैं, वो माइनॉरिटी रिलीजन को कहीं ना कहीं अपना डोमिनेशन दिखाती है। तो जो लोग होते हैं, वो सेम कास्ट के लोग होते हैं, वो सेम इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसा सोचते हैं लोग, ठीक है। तो जो जो पार्टी है वो क्या करती है, कास्ट के बेसिस पे इलेक्शन में क्या करती है, घपला करती है। वो कैंडिडेट को खड़े करती है डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के कैंडिडेट को इलेक्ट करती है, कैंडिडेट को, और उसको जितवा देती है। उसके बाद क्या करती है कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के अगर करेंगे, जैसे कि अगर वो किसी एसटी के मेंबर को अगर दे दिए, एक टिकट दे दिए, तो एसटी जितने भी एसटी है वो उसी को वोट देंगे, तो इससे वो उनका एक आदमी जीत जाता है। इससे क्या होता है, वो गवर्नमेंट बनाती है, उसके बाद उनको पूरा एसटी का सपोर्ट मिल जाता है, पूरे जितने भी ट्राइब्स होते हैं उनका फुल सपोर्ट होता है।
तो ऐसे वो करते हैं। या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो बहुत अपील करती है सारे कास्ट के पास जाकर कि हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, हम आपके कास्ट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे, हम आपको रिज़र्वेशंस देंगे, ऐसा-वैसा ये वो कहकर पूरा घपला करती है। आजकल पॉलिटिक्स हो ही चुका है पूरा नेगेटिव, बहुत घपला हो रहा है इंडिया में स्पेशली। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज़ दिया गया, मतलब एक पर्सन के पास एक ही वोट है, तो ये न्यू कॉन्सेप्ट आया कि एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है। तो इसकी वजह से क्या है कि सारे कास्ट को इम्पोर्टेंस देना पड़ रहा है, किसको? जो अगर पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, तो वो अगर एक कास्ट को अगर इम्पोर्टेंस देगा तो नहीं चलेगा, उसको सारे कास्ट को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा क्योंकि सबसे उसको वोट चाहिए, जब तभी वो जीत सकता है। तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है? जैसे कि पहला लिमिटेशन ये है कि कोई भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलता है पार्लियामेंट में, क्योंकि उसे कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ता है। कोई भी कैंडिडेट अकेले नहीं जीतता है, तो अगर उसको कोलिशन गवर्नमेंट बनाना है तो उसको दूसरे पार्टी का भी सपोर्ट चाहिए। इस वजह से उसको दूसरे कास्ट के बारे में सोचना पड़ता है। सेकंड ये है कि सारे ही लोग कास्ट के बेसिस पे वोट नहीं देते। अगर कोई अभी मुझसे आके कहेगा कि नहीं आप तो मुस्लिम हो, मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं तो इलेक्शन में खड़ा हूँ, मुझे वोट दे दो। ऐसा नहीं है, मैं उनका काम देखकर वोट दूँगी और मैं पहले उनका पूरा मतलब अच्छे से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पढ़ के उनका वोट दूँगी, ठीक है? तो हर कोई कास्ट के बेसिस पे वोट नहीं देता है। और और कोई-कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, अगर इतने एसटी में इतने लोग हैं और 3-4 एसटी को अगर इतने सारे लोगों को खड़ा कर दिए, तो क्या हो जाता है, जो वोट है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह से वोट डिवाइड हो जाता है। इससे भी क्या होता है, जीत नहीं पाता है, ठीक है ना? जो एमपीज़ होते हैं, जो एमएलएज़ होते हैं, जो जीत जाते हैं, उसके बाद अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कास्ट के बेसिस में, ठीक है ना? कास्ट के बेसिस में पॉलिटिक्स में डिफरेंस करते हैं, तो ये होता है कि अगर वो इस साल जीते और इस साल डिफरेंस किए, इस साल अगर मतलब वो गलत किए तो क्या होगा, अगले साल वो हार जाएँगे। तो ये भी उनको डर रहता है। तो ये सारे कुछ लिमिटेशंस हैं और ये सारे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट में कैसे पॉलिटिक्स होता है, मतलब कि तो पॉलिटिक्स क्या होता है, कहीं न कहीं कास्ट में अभी भी पॉलिटिक्स बहुत इन्फ्लुएंस डालती है। जैसे कि हर कास्ट के लोग समझते हैं कि अगर कुछ कास्ट के अगर इतने मुस्लिम हैं, मुस्लिम में भी बहुत टाइप के लोग होते हैं। कोई ये हो गया, कोई पठान, शेख, अंसारी, हुसैन, बहुत सारे टाइटल के लोग होते हैं। तो सब चाहेंगे कि हम एक साथ आ जाएँ और एक बिगर यूनिट बना लें, मतलब एक पूरा अपना डोमिनेशन चला लें, हमारा खुद का पुलिस होगा, खुद का पावर होगा, ऐसा सोचने लगे हैं लोग। सब चाहते हैं कि हमारा जो कास्ट है वो पूरी तरह से मिल जाए और हम एक बड़ा कास्ट बना लें। तो इससे क्या होता है, न्यू टाइप के कास्ट आने लगे, जैसे कि कास्ट बैकवर्ड, जैसे कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, ये भी एक नया कास्ट आ गया। अदर फॉरवर्ड क्लास, फॉरवर्ड, ये सब कुछ-कुछ नए-नए कास्ट बनकर आ रहे हैं कास्ट के कोलिजन की वजह से। तो कास्ट डिफरेंस होता है पॉलिटिक्स में, इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट क्या है और इसका नेगेटिव रिज़ल्ट क्या है? मतलब कि कास्ट डिफरेंस होता है पॉलिटिक्स में, तो इसके वजह से क्या होता है कि कास्ट में डिफरेंस है, कोई कास्ट बहुत अपर है, कोई कास्ट बहुत नीचे है, तो नीचे कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है, उनको एडवांटेज होता है, जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, दलित्स को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, ऐसे उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, जॉब में रिजर्वेशन दिया जाता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिया जाता है। पर इनका नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है कि अगर हम ऐसा करेंगे, रिजर्वेशन देते जाएँगे कोई एक कास्ट को, तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। कहीं न कहीं बाद में जाके लोग आवाज़ उठाएँगे कि एक कास्ट के लोगों को इतना रिजर्वेशन नहीं दो। और ज़्यादा अगर हम छूट देंगे तो क्या होगा, हम पॉवर्टी में पहुँच जाएँगे, डेवलपमेंट बहुत कम होगा, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे कंट्री में जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पूरा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है? तो कास्ट डिवीज़न होने की वजह से टेंशन भी बहुत होता है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होता है और वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक? तो कास्ट डिफरेंस एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि कुछ एडवांटेज होता है डिप्रेस्ड क्लास लोगों को, लेकिन कुछ-कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि वायलेंस हो जाता है। अगर कास्ट डिफरेंस होता है, तो लड़ाई तो होती ही है। ओके, ये था आपका वन शॉट वीडियो, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फ़ील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय, जय हिंद।